नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी में। प्रॉपर्टी ब्रांड्स टीवी के इस अंक में जहां हम बात करते हैं शहरों के डेवलपमेंट की, वहां की रियल एस्टेट की कहानी की, जिससे आप पिछले इतिहास से लेकर के आज के समय में ये समझ सकें कि रियल एस्टेट कैसे काम करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे काम करता है और रियल एस्टेट ही एक ऐसी चीज़ है जिसे खरीद के इंतज़ार का मज़ा आता है और जहाँ पर निवेश ना करके आप सिर्फ बढ़ती हुई कीमतें देखते हैं और फिर अफसोस करते हैं। वो चीज़ जो आप सालों पहले खरीद चुके होते, मन बना लिया था बट कारणवश खरीद नहीं पाए, वो धीरे धीरे महंगी होती जाती है। और कैसे रियल एस्टेट सभी की सारी जिंदगी की कई सारी पहलुओं को इम्पैक्ट करता है। तो बहरहाल पिछले अंक में हमने बात की थी बम्बई की, बात किया था कि कैसे 7 आइलैंड्स का ये समूह को मिला करके उन्होंने एक शहर बनाया, बम्बई बनाई जो वेल कनेक्टेड था सातों आइलैंड, एंड वहाँ पर किस तरीके से फैक्ट्रीज आने लगी, मजदूर आने लगे और वहाँ पर रोड बननी शुरू हुई, रेलवे का काम हुआ, अब वहाँ से आगे बढ़े। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप उस वीडियो को भी पूरा देख सकते हैं। बहरहाल बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप टीवी का वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप रियल एस्टेट एंथुसियास्ट हैं, शौक रखते हैं या प्रॉपर्टी बायर इन्वेस्टर हैं, अगर आपने हमारे कंटेंट्स देखे हैं बट अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें। आपके सपोर्ट से हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम और ज़्यादा बेहतर काम कर सकें और बेहतर कंटेंट की बात करें। इसके आगे बात करेंगे बम्बई की और बात करेंगे ब्रिटिश एरा में किस तरह बम्बई आगे बढ़ा और कैसे वो बना मुंबई। तो अब ये बम्बई के एक होते ही यहाँ पे फैक्ट्रीज लगाई जाने लगी। फैक्ट्रीज में भारत का कच्चा माल इकट्ठा किया जाता और सीधे इंग्लैंड भेजा जाता। वही इंग्लैंड से आए तैयार माल को यहाँ से पूरे देश में भेजा जाता था। फैक्ट्री के लिए सस्ते मजदूर चाहिए थे, इसलिए ब्रिटिश बाहरी राज्यों से मजदूरों को बम्बई लाने लगे। धीरे धीरे इसने कोलकाता की बराबरी करने लगा। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का फाइनेंशियल हब बन गया। लेकिन अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, यहाँ पर सड़कें बहुत कम थी, इसलिए कंपनीज ने ट्रेड को बेहतर ढंग से चलाने के लिए नई नई सड़कें बनवाई देश के कोने कोने से कच्चा माल, मसाले, रेशम तेजी से पहुंच सके। इसके लिए यहाँ पर रेलवे का भी डेवलपमेंट हुआ क्योंकि बॉम्बे और ब्रिटिश इंडिया का फाइनेंशियल हब था, इसलिए अंग्रेज ऑफिसर्स और सारे अमीर लोग यहाँ के बसने लगे। इन्हें फैसिलिटीज देने के लिए भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। 1853 में बोरी बंदर से धा बीच में ट्रेन चलाई। हालांकि 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया विद्रोह के चलते और 1874 में बॉम्बे सीधे सीधे ब्रिटिश काम के अंदर आ गया। जैसे जैसे फैक्ट्रीज बढ़ी, अर्बनाइजेशन तेज हुआ, आबादी बढ़ती चली गई। बाहर से मजदूर आकर लगातार कारीगर आकर काम की तलाश करने लगे, उन्हें काम मिलने लगा। भीड़ बढ़ने के साथ बीमारियां और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बढ़ने लगे। 1896 से 97 में ब्यूबनिक प्लेग ने मुंबई की हालत बिगाड़ दी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बॉम्बे सिटी एक मूवमेंट ट्रस्ट बनाया जिसने नए सेटलमेंट्स बसाए। इस दौरान कई इंडियन मजदूर कारीगर उजड़ गए। उनकी जगह ब्रिटिशर्स ने अपने फायदे के लिए जमीन पर कब्जा कर लिया। इसी ग्रुप ने बॉम्बे के चारों ओर सी वॉल बनाने का काम भी किया। यह प्रोजेक्ट लंबा चला और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान मरीन ड्राइव बनकर पूरा हुआ। हालांकि डेवलपमेंट तेजी से हुआ लेकिन इसका मकसद ब्रिटिश एम्पायर की आमदनी को बढ़ाना और भारत से पैसों को लूटना था। मरीन ड्राइव फ्लाईओवर भी जंग के समय सैनिकों और सामान की तेजी से आवागमन के लिए बनाया गया था। 1945 तक काम पूरा होते होते बॉम्बे के उपनगरों में काफी सारी नई कॉलोनीज और रिहायशी इलाके बसने लगे। क्योंकि यहाँ फैक्ट्रीज बसने लगी, मजदूर आकर रहने लगे, अमीर लोग आके रहने लगे, धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स का भी हब बनता गया। तो
और प्रभावित करने के लिए, साथ में मिलाने के लिए, जहाँ पर इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं, इतना सारा काम चल रहा है, तो जो भी पॉलिटिशियंस उस टाइम पे एक्टिव थे, उन्हें मुंबई आकर मुंबई के लोगों को इन्फ्लुएंस करने की जरूरत होने लगी या यहाँ पर शामिल होने लगे यहाँ से लोग। कई इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी इस दौरान बनी, राजा बाई क्लॉक टावर, विक्टोरिया टर्मिनस और बॉम्बे हाई कोर्ट। 1911 में जब जॉर्ज फिट्ज का भारत के सम्राट के रूप में स्वागत होना था, तब गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण शुरू हुआ, जो 1924 में जाकर पूरा हुआ। 1947 में भारत की आजादी तक बॉम्बे देश का सबसे इम्पोर्टेंट शहर बन चुका था। उस समय यहाँ गुजराती ट्रेडर्स का दबदबा था, जबकि मराठी बोलने वाले आबादी में असंतोष बढ़ रहा था। यही असंतोष 1956 से 60 तक चले मराठा आंदोलन में भी दिखाई दिया। हिंसा और विरोध के चलते 1960 में बॉम्बे स्टेट का विभाजन हुआ और महाराष्ट्र और गुजरात दो नए राज्य बने। बॉम्बे महाराष्ट्र की राजधानी बनी और बाद में 1995 में इसका नाम बदलकर मुंबई कर दिया गया। ये तो हो गई मुंबई के ज्योग्राफी की कहानी। अब बात करेंगे कि किस तरीके से किस पीरियड में मुंबई ने और भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए और आज का रियल एस्टेट वहां से कैसे शेप हुआ। तो अब हम समझते हैं कि जब विलियम हॉर्नबाई ने विलार्ड प्रोजेक्ट किया था, मुंबई को आइलैंड्स को जोड़कर मुंबई को बनाया, उससे रियल एस्टेट को क्या इम्पैक्ट पड़ा? उससे डेफिनेटली रियल एस्टेट को ये इम्पैक्ट पड़ा कि मुंबई में लैंड अचानक से बढ़ गया। लैंड बढ़ने से कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट इमर्ज हुए, इंडस्ट्री सेटअप हुए, लोग आकर के बसे, मजदूर भी रिच होंगे और प्रॉपर्टी पहली बार मुंबई में एक ट्रेडेबल एसेट बना। बिकॉज कमर्शियल डिस्ट्रिक्ट्स निकल के आए, मजदूर हैं तो उन्हें रहने की जगह चाहिए, घर चाहिए, रेंट पे चाहिए। रिच लोग हैं, उन्हें भी घर चाहिए, उन्हें भी सारी एमिनिटीज चाहिए, तो वहां से रियल एस्टेट बिकेम अ ट्रेडेबल एसेट। इसके बाद का जो फेज है, जहाँ पर हम कॉलोनियल पावर की बात करते हैं, अमीर लोगों के आकर के बसने की बात करते हैं, तो अमेरिकन सिविल वॉर चल रहा था, तो यहाँ पर पैसे बरसने लगे। पैसे क्यों बरसने लगे? डिमांड बहुत हाई थी। एंड इस समय में सर जमशेदजी टाटा, दादा भाई नारोजी, सर जॉर्ज गिलबर्ट स्कॉट, FW स्टीवेंस, ऐसे लोगों ने मुंबई को रीशेप करा। इंडस्ट्री की बात करें, रिफॉर्म्स की बात करें, पॉलिसी मेकिंग की बात करें, सब कुछ तेजी से हुआ। उसके क्या इम्पैक्ट्स थे? सबसे पहला इम्पैक्ट था कि साउथ मुंबई निकल के आया और निखर के आया। उस समय फोर्ट की बात करें, कोलाबा, मालाबार हिल्स, ये सारे एलिट एरिया बन गए। गॉथिक प्लस इंडो सारासेनिक आर्किटेक्चर पे ध्यान दिया गया और उस तरह के डिजाइन बनाए गए। मिल्स डोमिनेट करने लगे सेंट्रल मुंबई को और रियल एस्टेट एक रिफ्लेक्टेड क्लास बन के सामने आया। यहाँ से जन्म होता है यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का साइकिल। भारत के इंडिपेंडेंस के बाद और मिल एरा जिसे हम कहते हैं 1947 से लेकर 1970 में, ये वर्किंग क्लास लोगों की सिटी थी। यहाँ पर थे टेक्सटाइल मिल्स, वर्कर्स, चॉल्स के लोग। इंडिपेंडेंस के बाद बॉम्बे इंडिया का इकोनॉमिक इंजन बन गया। टेक्सटाइल मिल्स थे जो कि जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग उनकी रिक्वायरमेंट बनती जा रही थी। चॉल्स प्रभावित कर रहे थे। चॉल्स ऐसे इलाके थे जो कि काफी डेंस थे लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग थे। यहाँ से रेंट कंट्रोल एक्ट आया और रेंट कंट्रोल एक्ट ने रेंट की प्राइसिंग को फिक्स कर दिया। अभी हम काफी बार सुनते हैं, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। सो यहाँ से रेंट कंट्रोल एक्ट आया क्योंकि मजदूरों का रहना मिल्स के चलने के लिए इम्पोर्टेंट था और ये पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा था, इसलिए इस एक्ट को लाया गया। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? मुंबई लैंडलॉक्ड हो गया, रीडेवलपमेंट बंद हो गई, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स बढ़ने लगे। सिटी वर्टिकली बढ़ा इन पीपल बट बिल्डिंग्स नहीं बढ़ पाई उस समय में। इसके बाद वो समय आया जिसे हम माफिया राज कहते हैं, जिसके बारे में कई फिल्में बन चुकी हैं। हाजी मस्तान के ऊपर और भी जितने माफियाज थे उनके ऊपर कई बार हम उन्हें ग्लोरीफाई करते हैं, बट उनसे उनके होने के फायदे और नुकसान दोनों इस शहर को फेस करने पड़े और कई लोग दहशत में आज भी जीते हैं। 1970 से लेकर के 1990 तक मुंबई पे वो समय आया जिसे हम माफिया राज कहते हैं। जी हाँ, यही वो समय था जब लोग खौफ में जी रहे थे। वो बिजनेसमैन हो, बिल्डर्स हो, सभी लोग परेशान भी थे। पुलिसिंग की जरूरत भी थी,
तो वो माफियाज को फंड दे करके सिक्योरिटी लेते थे। इसके साथ ही जमीन इस समय में पावर बन चुकी है। जी हाँ, ये वही समय था जब लैंड बिकेम पावर। अंधेरी सड़कें, न्यूज़पेपर हेडलाइंस में रोज नए क्राइम की खबरें, बिल्डर्स और गैंगस्टर्स ने ये कहा जैसे जैसे मिल्स बंद होती गई जमीनें खाली हुई। पर ये खाली जमीनें मुंबई में ज्यादा दिन तक खाली नहीं है। अंडरवर्ल्ड ने रीडेवलपमेंट को कंट्रोल कर लिया। बिल्डर्स डर के साथ में और फोर्स के साथ में काम करना चाहते थे। स्लम्स, लग्जरी बिल्डिंग्स, लग्जरी टावर्स के आसपास में बढ़ने फैलने लगे जो किसी को पसंद नहीं आ रहा था। मिल लैंड स्कैम भी इसी समय में हुआ था जब सेंट्रल मुंबई की जमीनें, जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा कि हमने पिछले सेगमेंट में आपको बताया था कि सेंट्रल मुंबई में इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज और मिल्स थी। जब ये मिल्स बंद हो गई तो धीरे धीरे सस्ती कीमतों पे ये जमीनें ट्रांसफर कर दी गई और यहाँ से जन्म होता है मॉडर्न रियल एस्टेट फॉर्च्यून्स का। दिस वाज बॉम्बेज मोस्ट वायलेंट रियल एस्टेट ट्रांजिशन और इसी ने आज के मॉडर्न मुंबई के रियल एस्टेट को डेफिनेटली शेप किया। 1991 के बाद लिबरलाइजेशन हुआ और मुंबई आगे बढ़ने लगा। हर रोज मुंबई ऊंचा ही उठता गया। स्टॉक एक्सचेंज, फ्लाईओवर्स, ग्लास के टावर्स जो सबको लुभाती थी और जो सबके लिए जरूरी भी थी। 1995 में बम्बई का नाम मुंबई कर दिया गया। लेकिन जो बड़े चेंज हैं वो लिबरलाइजेशन के बाद हुए। जो की डेवलपमेंट्स इस समय में हुए वो था बैंड्रा कॉम्प्लेक्स, बीकेसी आज भी वहाँ की एक एलीट लोकेलिटी है और आज भी हम काफी ज्यादा बात करते हैं रियल एस्टेट में, जिक्र करते हैं बीकेसी का। ये उसी दौरान बना था। सी लिंक बनाया गया। प्राइवेट डेवलपर्स का बहुत स्ट्रॉन्ग राइज हुआ इस समय में क्योंकि घरों की डिमांड थी, काम था, पैसे थे, एम्प्लॉयमेंट आ रहा था और मुंबई बन रहा था। मुंबई बेहतरीन बस रहा। आर्किटेक्ट्स और प्लानर्स जैसे कि हफीज कॉन्ट्रैक्टर, चार्ल्स कोरिया, शशि प्रभु जो कि ट्रांसपोर्ट प्लानर थे, इन सभी ने मुंबई को सिखाया कि मुंबई को ऊपर की ओर वर्टिकली बढ़ना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल ग्रोथ मुंबई के लिए नहीं है या मुंबई नहीं अफोर्ड कर सकता। फिर समय आया 2010 से 2020 का जब मुंबई बनी सिटी ऑफ ड्रीम्स। जी हाँ, लग्जरी टावर्स नेक्स्ट टू धारावी, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के लग्जरियस घर जिनमें कई नाम हम आज भी बात करते हैं। कई लोग मुंबई जाते हैं अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज के, फेवरेट एक्टर्स के घर के बाहर खड़े रहते हैं। कई लोग बस देखने जाते हैं। कई लोग अपने हजारों सपने लिए बॉलीवुड में एक्टर एक्ट्रेसेस बनने के सपने लिए मुंबई पहुंचते हैं। Mumbai became the most expensive real estate market in India, not because it is best planned, but because it is most demanded. ये फर्क हमें हमेशा समझ में आनी चाहिए कि not because it is best planned, but because it was the most demanded. हर वो चीज़ जो डिमांड में सबसे हाईएस्ट होती है, सबसे ज़्यादा कीमत उसी की होती है। रियल एस्टेट में 1 से 2 लाख पर स्क्वायर फीट प्राइम एरियाज में यहाँ का रियल एस्टेट की रियलिटी बन गई। माइक्रो अपार्टमेंट्स बनने लगे, रीडेवलपमेंट बूम हुआ। घर सिर्फ एक शेल्टर नहीं, आइडेंटिटी बन गई। आज जो हम ये बात करते हैं कि घर कहाँ है, घर कैसा है, या घर सिर्फ एक शेल्टर नहीं है, एक सिक्योरिटी नहीं है, इट्स एन आइडेंटिटी। वो इसी दौर में बनना शुरू हुआ, अलग अलग शहरों में भी ये माइंडसेट, ये जरूरत उस समय में ही बनी। तो दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि मुंबई सपनों का शहर हमेशा बना। सभी के, हर वो काम करने वाला इंसान, हर वो रोजगार खोजता हुआ आदमी, हर वो सपना नए सपने लिए युवक जो मुंबई पहुंचता है, जो ट्रेन से उतर रहा है, हर वो परिवार जो अपने घर ढूंढ रहा है, अपने घर का ताला खोल रहा है, ये शहर जो रात को भी नहीं सोता, ये हमेशा सपनों की नगरी बनी रहेगी। हर सिटी बढ़ता है लेकिन मुंबई अब्सॉर्ब करता है लोगों को, ख्वाहिशों को, सपनों को, सब कुछ। ये एम्बिशंस को अब्सॉर्ब करता है, फेलियर को भी अब्सॉर्ब करता है और रीइन्वेंशन को भी अब्सॉर्ब। बॉम्बे ब्रिटिशर्स ने बनाया लेकिन मुंबई हम भारतीयों ने बनाया और रोज थोड़ा थोड़ा बनाते हैं।
ब्रिक बाय ब्रिक हर रोज। तो दोस्तों सुनी हमने कहानी मुंबई की। ये वो जमीन है जिसकी एक बैक स्टोरी। कैसी लगी आपको ये कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसे इंटरेस्टिंग रियल एस्टेट से जुड़े अपडेट्स, इंफॉर्मेशन और कहानियों के लिए बने रहे प्रॉपर्टी मैट्स टीवी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।